हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एफ प्लस सेल, एफ माइनस सेल, एफ प्राइम सेल्स एंड एच एफ आर सेल्स। तो आज हम इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफ प्लस सेल्स कैसे होती हैं। एक्चुअली एफ प्लस सेल्स जो हैं इनको हम डोनर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो सेल है ये आपका कुछ बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनके पास में एक ख़ास तरीके का प्लाज्मिड होता है और उस प्लाज्मिड को बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। और आप जैसे जानते होंगे ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली आपको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के प्लाज्मिड इनके पास पाए जाते हैं और इनको हम एफ प्लाज्मिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है आपका फर्टिलिटी के लिए। एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आपका डीएनए का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल। तो एफ प्लाज्मिड इज आल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर। इसको फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर भी बोल सकते हो। डन। और ये जो पर्टिकुलर एफ फैक्टर है, इन एफ फैक्टर के पास में कुछ जीन्स होती हैं और ये वो जीन्स हैं जो कि आपका कॉन्जुगेशन करने में आपका हेल्प करने वाली हैं। या बोले तो हम कह सकते हैं कि इनके पास में कुछ स्पेशल सिस्टम होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ट्रा ऑपरेन सिस्टम। तो ट्रा ऑपरेन इनके पास होता है। ट्रा मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। तो इस तरह से इनके पास में कुछ ट्रा ऑपरेन होते हैं जो कि इनके आपका ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स करने में आपको मदद करने वाले हैं। तो ऐसी सेल्स बेसिकली बैक्टीरिया की ऐसी सेल्स जिनके पास में इस तरीके का एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा, ऐसी सेल्स को हम बोलेंगे आपका एफ प्लस सेल्स, जिनको हम डोनर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं छोटा सा आपको एक मॉडल के थ्रू समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। सपोज हमारे पास में एक बैक्टीरियल सेल है लाइक इस तरीके से, और इनके पास में ये जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है इसको मानते हैं आपका, ये है आपका सपोज मेन क्रोमोसोम। मेन क्रोमोसोम। तो इनके पास में मेन क्रोमोसोम के अलावा भी हम इनके पास में कुछ मतलब कुछ प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। और सपोज मैं इनको मान लेता हूँ, ये इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मिड। ओके, तो ये आपका एक प्लाज्मिड हो गया। अब ये प्लाज्मिड के पास हम देखें तो इनके पास में कुछ जीन्स होती हैं। अब ये जो जीन्स हैं ये एक्चुअली ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए करने में मदद करने वाले हैं। ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए। तो चूँकि ये ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए करने में मदद करती है, इसलिए इसको हम आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोल सकते हैं या आपका एफ फैक्टर बोल सकते हैं। तो इट मीन्स दिस इज अ एफ फैक्टर। और इन एफ फैक्टर के बाद बेसिकली हम देखें तो आपका एक ऑपरेन सिस्टम होता है एंड दैट ऑपरेन हैज़ अबाउट 28 जीन्स एंड दिस ऑपरेन इज नेम्ड एज ट्रा ऑपरेन। तो बेसिकली इनके पास में एक ट्रा ऑपरेन मिलेगा। तो ऐसी जितनी भी सेल्स बैक्टीरियल सेल्स होंगी जिनके पास में इस तरह का आपका एक प्लाज्मिड मिलेगा, ऐसी सेल को हम बोल सकते हैं आपका एफ प्लस सेल्स। तो इट मीन्स दिस इज अ एफ प्लस सेल, सिंपल। दिस इज सिंपली अ एफ प्लस सेल। ओके, तो एफ माइनस सेल्स कैसी हैं, इनको हम रिसिपेंट सेल्स बोल सकते हैं। तो ये सेल्स वो सेल्स हैं जिनके पास में ये इस तरीके का कोई भी एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर नहीं होता, और ये सेल्स आपका एक रेसिपिएंट सेल की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। ये आपका अपने आप से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये आपका ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है नहीं, लेकिन ये आपका जेनेटिक मटेरियल को रिसीव ज़रूर कर सकती हैं फ्रॉम देयर डोनर सेल्स जिनके साथ में इनका कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक मॉडल के फॉर्म में बना के दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसी सेल्स होंगी लाइक इस तरह की सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सेल है और इनके पास में देखें तो केवल आपका एक जो मेन क्रोमोसोम, केवल वही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिर्फ मेन क्रोमोसोम। और इनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा जो डीएनए बनाया था, प्लाज्मिड जिसने बनाया था, इसके पास में कोई भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। तो ऐसी सेल जिनके पास में एफ फैक्टर नहीं होता, ऐसी सेल्स को हम बोलेंगे आपका एफ माइनस सेल्स। तो दिस इज एफ माइनस सेल सिंपली। तो अभी हम बात करें एच एफ आर सेल्स क्या होंगी। तो देखो एक्चुअली क्या है कि जब हमारा एक एफ प्लस सेल जब कभी एफ माइनस सेल के साथ में जब इंटरेक्ट करती है तो वो कुछ इस तरह से इंटरेक्ट करती है। मैं थोड़ा सा कुछ बना के दिखाता हूँ, फिर आपको हम डिस्कस करेंगे कि आपका एच एफ आर सेल्स का क्या मतलब है। ठीक है, देखते हैं।
सपोज जैसे कि ये हमारे पास में कोई एक F+ सेल है और इसको मैं मान लेता हूँ ये सपोज कोई F- सेल है। तो इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस होगा वो ये कि आपका F+ सेल के पास में और F- सेल के पास में कुछ प्लाज्मिड का एब्सेंस या प्रेजेंस होता है। तो अगर जैसे मैं F- सेल की बात करूँ तो F- सेल के पास में कोई भी प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया तो इट मीन्स कि इनके पास में कोई भी पिंक कलर का प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं यानी कि एब्सेंट है, ओके। तो आप उसी तरह से देख सकते हैं। तो आपका जो ग्रीन वाला जो प्लाज्मिड है, सॉरी ये जो ग्रीन वाला जो क्रोमोसोम है, इसको मैं मेन क्रोमोसोम मान सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मान लेता हूँ मेन क्रोमोसोम। तो ये आपका मेन क्रोमोसोम हो गया। तो मेन क्रोमोसोम तो दोनों सेल्स के पास प्रेजेंट है, लेकिन F+ सेल के पास में कुछ एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट होगा। वो आपका कुछ ये पिंक वाले DNA, और पिंक वाला ये DNA जो है वो आपका कुछ नहीं है, ये सिंपल आपका एक F फैक्टर है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि F फैक्टर वाली सेल्स जो होती हैं उनके पास में एक खास तरह का एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं ट्रा ऑपरेंट सिस्टम। तो उस ट्रा ऑपरेंट सिस्टम के थ्रू ये आपका कुछ कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती हैं, लाइक इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपका ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेंगी और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये अपना DNA को यहाँ से ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। रिसिपिएंट सेल के पास। तो इस तरीके से आपका ये सेक्स कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो दिस इज आल्सो नोन एज समटाइम्स सेक्स पिलाई। तो इस तरह की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम सेक्स पिलाई बोल सकते हैं। इस तरीके से आपका जीन्स का एक्चुअली ट्रांसफर होता है, इसको हम कई बार कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। तो अब इस तरीके से आपका ये कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ये आपका यहाँ से DNA जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो एक समय के बाद में ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ से आपका ये ब्रेक डाउन होगा, और जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो फिर आपका ये यहाँ से कनेक्शन जो इनके बीच में है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब वो आपको फिर से विड्रॉ कर ली जाएंगे, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, वो कुछ इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। तो हमारे पास में कुछ ये रहने वाला है, ये F+ सेल और ये ये पहले कभी F- सेल होती थी। अब इनके पास में कुछ छोटा सा आपका ये DNA आ चुका होगा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास सेटअप रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम देखें तो आपका चूँकि कंजुगेशन ट्यूब टूट चुकी है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर छोटा सा एक DNA का फ्रेगमेंट आ चुका है, जो कि अभी देखें तो सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है तो अभी ये अनस्टेबल होगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए इनके अंदर जो F- वाली सेल है इसके अंदर अभी कुछ काम होना बाकी है। अब वो क्या काम होगा वो देखते हैं। एक्चुअली अब होगा ये कि इस क्रोमोसोम इस DNA का जो कि सिंगल स्ट्रैंड है उसको हम डुप्लीकेट करेंगे। तो थोड़े टाइम के बाद में ये डुप्लीकेशन में चला जाएगा। लाइक मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूँ तो कुछ इस तरह का ये डुप्लीकेशन बन जाएगा। लाइक मैं इसको ऐसे बना के दिखा देता हूँ। तो अब हम कह सकते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया। अभी डबल स्ट्रैंडेड DNA जो बन चुका है, अभी कैसा है ये, अभी हम DNA देखें तो ये आपका एक लीनियर DNA है, लीनियर DNA। और जैसे कि आप जानते हो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कभी भी लीनियर DNA आपका स्टेबिलिटी के साथ रह नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि दिस DNA इज एक्चुअली नॉन स्टेबल DNA, नॉन स्टेबल DNA। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि ये आपका स्टेबिलिटी में जाए तो ये तभी हो सकता है जब ये आपका अपने आप को किसी तरह से सर्कुलराइज कर ले। तो इट मीन्स इस DNA को सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलराइज। तो ये अपने आप को सर्कुलराइज करने के लिए क्या काम करता है, ये आपका रिकॉम्बिनेशन करता है। और इसीलिए इसको हम कई बार आपका हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन मानते हैं या बोलते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इसके अंदर आप कॉन्जुगेशन तो ऑलरेडी हो ही गया, अब इसके अंदर होगा आपका रिकॉम्बिनेशन। अब वो रिकॉम्बिनेशन किस तरह का मैं आपका वो बना के दिखाता हूँ आगे वाले कुछ डायग्राम्स में। तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया, वो कुछ इस तरह से आपका इंटरकनेक्ट हो जाएगा, है ना। अब रिकॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास में कुछ रिकॉम्बिनेशन साइट्स भी होने चाहिए, है ना। तो इनके पास में कुछ रिकॉम्बिनेशन साइट्स भी प्रेजेंट रही होंगी, है ना। तो इन रिकॉम्बिनेशन साइट्स की वजह से आपका ये पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड था पिंक कलर का जो मैंने बना के दिखाया था, वो ग्रीन कलर के यानी कि मेन क्रोमोसोम के साथ में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। और जब इस तरह की कोई एक सेल, जब आपका कुछ पार्ट आपका मेन क्रोमोसोम का होता है, कुछ पार्ट आपका
एफ फैक्टर का जो डीएनए था उनको आपस में कनेक्ट करता है, तो ऐसे डीएनए को हम बोल सकते हैं आपका एपिसोम। तो ऐसी सेल को हम बोल सकते हैं आपका एचएफआर स्ट्रेन। तो बेसिकली आपका ये है आपका छोटा सा एचएफआर स्ट्रेन। तो अभी हम वापस अपने टेक्स्ट, तो देखो एचएफआर सेल्स क्या होती हैं, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन वाली सेल्स हैं। अब इसमें क्या है कि एचएफआर सेल इज एन एपिसोम, जैसा कि मैंने बताया ये एपिसोम का मतलब क्या है, यानी कि जिसमें कि आपका दो अलग डीएनए सीक्वेंसेस आपस में इंटरकनेक्ट कर जाते हैं, जिसमें कि आपका एक था आपका एफ फैक्टर और वो जाके इंटरकनेक्ट हो गया था मेन क्रोमोसोम के साथ में। तो कह सकते हैं ये आपका एक तरीके का एपिसोम है। तो दिस इज एन एपिसोम विच मीन्स इट कैन इंटीग्रेट इट सेल्फ इंटू द क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि अपना क्रोमोसोम के डीएनए में जाकर फिट हो जाता है। दिस इंटीग्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज द एफ फैक्टर कंटेन्स द इंसर्शन साइट्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस एंड वाई होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इट कैन इंटीग्रेट इट सेल्फ इनटू द मेन क्रोमोसोम, और इस तरीके से वो आपस में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर दीज सेल्स आर कॉल्ड एचएफआर। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसको हम पहले डबल कर लेते हैं, और डबल करने के बाद में क्या होता है कि वो अभी लीनियर डीएनए रहता है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम उसको सर्कुलराइज कर रहे होते हैं। तो सर्कुलराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको हमें आपको रिकॉम्बिनेशन में लेके आना होता है, जिससे कि आपका वो आपका मेन क्रोमोसोम के साथ में जाके इंटीग्रेट करेगा, तब जाके वो कंप्लीट एक सर्कुलर डीएनए यानी कि एक एपिसोम बना लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिकॉम्बिनेशन करने वाले हैं, और यही वजह कि इन सेल्स को हम हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपका ये हाई फ्रिक्वेंसी के साथ काम करता है, यानी कि बहुत स्पीड से चलेगा, तो इसलिए इसको हम आपका हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें लिखा है व्हेन अ रिसिपिएंट सेल रिसीव्स द डीएनए फ्रॉम द डोनर सेल देन द डीएनए इज लीनियर, जैसे मैंने बताया वो लीनियर डीएनए रहता है। एंड टू बिकम मोर स्टेबल डीएनए दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स आर टू बी इंटीग्रेटेड विद द मेन क्रोमोसोम, एंड फॉर दिस रीजन द रिकॉम्बिनेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड हैज नोन एज एचएफआर सेल्स। अभी हम बात कर रहे हैं एफ प्राइम सेल्स के बारे में। तो देखो एफ प्राइम सेल्स का क्या मतलब है, तो एफ प्राइम सेल्स के लिए मैं आपको पहले छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, आप पहले उसको समझिए। सबसे पहले देखो मैं ये मान लेता हूँ कि ये हमारे पास में कोई एक एचएफआर सेल है, लेट्स से दिस इज एन एचएफआर सेल। तो जैसा कि आपको पता है कि इनके पास में कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलने वाला है, तो इसको मैं मान लेता हूँ मेन क्रोमोसोम, और ये वाला जो है इसको मान लेता हूँ आपका एफ फैक्टर। तो इनको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं आपका एपिसोम। इसको हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं एपिसोम। तो बेसिकली हमारे पास में कोई एक एचएफआर सेल है जिसके पास में कुछ पिंक वाला पार्ट है यानी कि जो एफ फैक्टर वाला पार्ट है, और कुछ मेन क्रोमोसोम वाला पार्ट है यानी कि हम कह सकते हैं आपका मेन क्रोमोसोम वाला पार्ट। तो इस तरह की एक सेल रहेगी। तो अब क्या होगा कि ये जो एपिसोम जिस तरीके से यहाँ पे आपका इंटीग्रेट हुआ है, तो कई बार ये आपके आगे जाके डिसइंटीग्रेट भी होता है, और जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो आपका डिसइंटीग्रेशन में आपको दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं कुछ आपको पॉसिबिलिटी बना के दिखाता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके डिसइंटीग्रेशन में। तो भाई देखो आपके पास डिसइंटीग्रेशन के दो तरीके हो सकते हैं, एक इस तरह का जिसमें कि आपका जो एफ फैक्टर है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड हो चुका है, और जो मेन क्रोमोसोम है वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड है। तो बेसिकली आपका दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग है, एक एफ प्लस अलग है और मेन क्रोमोसोम अलग है। तो अगर इस तरह से कभी डिसइंटीग्रेशन होता है तो इस तरह की जो सेल बनेगी फाइनली वो आपका एक टिपिकल एफ प्लस सेल बन के रह जाएगी। ठीक है, अभी बात करता हूँ कि अगर सपोज आपके पास में डिसइंटीग्रेशन का एक और दूसरा तरीका जो हो सकता है, ये कभी एरर के साथ होता है। तो इसके अंदर कई बार आपका एरोनसली आपको हम देखें तो कुछ चीज़ हो सकती है। तो एरर क्या हो सकती है, वो हो ये सकती है कि आपको जब हम लोग इसको डिसइंटीग्रेट करते हो तो उस वक्त आपका कुछ पार्ट आपका ग्रीन का भी इसके अंदर शामिल हो जाए अलॉन्ग विद द पिंक वाला डीएनए। तो एक्चुअली पिंक वाला डीएनए वो तो डिसइंटीग्रेट होना ही चाहिए था, लेकिन साथ में आपका कई बार यहाँ पे कुछ एरोनसली कुछ ग्रीन वाला पार्ट यानी कि मेन क्रोमोसोम का पार्ट भी आ सकता है। और जब कभी इस तरीके से आता है तो ऐसी सेल जो होगी वो आपका एफ प्राइम सेल कहलाती है। तो दिस इज एफ प्राइम सेल। तो इस तरीके से हम आपका डिफरेंशिएट कर सकते हैं सभी डिफरेंट टाइप की सेल्स के अंदर। तो ये आपका एफ प्राइम सेल है। अगर इसको थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ में अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एच एफ आर is an episome. So once F factor gets integrated into the host chromosomal DNA, it can also disintegrate itself back from the host chromosome, and sometimes the disintegration is not accurate. Actually accurate नहीं होता कई बार, and while disintegrating from the host chromosome, the F plasmid might pick up some of the genes next to its disintegration sites. तो उसके कुछ डिसइंटीग्रेशन साइट्स जो होती हैं उनके जस्ट आगे वाला कुछ पार्ट आपका जो जीन्स हैं जो कि मेन क्रोमोसोम से आए हैं वो आपका डिसइंटीग्रेशन में
जा सकती हैं। सो सच सेल्स where the plasmid has the disintegrated and have got some genes of host chromosome are called F prime cells। तो ऐसी सेल्स को हम आपका F prime cells बोल सकते हैं, ठीक है। they are the derivatives of the HFR cells simply। तो ये सारा था आपका कुछ HFR cells के बारे में, F prime cells के बारे में, F+ या F- सेल्स के बारे में। थैंक यू।